पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। दिव्यांका ने जो किया उसके लिए मुझे सजा क्यों मिल रही है? प्लीज पापा, आप जानते हैं मुझे आईएएस बनना है। एक सीधी सादी लड़की जिसके बड़े सपने हैं, ऐसी है आन्या। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके लिए सबसे बुरा होगा। उसकी कजन दिव्यांका की शादी मुंबई शहर के जाने माने परिवार और आरआर ग्रुप के मालिक दिग्विजय रॉय चौहान के पोते रुद्र रॉय चौहान से हो रही थी। मगर अब पासा पलट चुका था। ए लड़की, तुमने सुना नहीं क्या? अब जल्दी से तैयार होकर नीचे जाओ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। रुद्र रॉय चौहान को वेट करना पसंद नहीं। आन्या की आंखों के सामने उसके सारे सपने चूर हो रहे थे। शादी की रस्में पूरी करने के बाद रुद्र आन्या को घर ले आया, लेकिन उसे चौहान विला में अकेला छोड़कर चला गया। बेटे, इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सब रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। दिग्विजय जी की बातों ने आन्या को हैरान कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने अंदर उमड़ रहे सवालों का जवाब किससे मांगे। देर रात रुद्र रूम में आते ही आन्या के करीब आने लगा। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जब आन्या ने देखा कि रुद्र ने उसे क्या दिया है, तो उसे समझ नहीं आया कि ये कैसा आदमी है। कभी लूट तो कभी प्यार। आखिर क्या था रुद्र का तोहफा? क्या शादी की पहली रात रुद्र आन्या के करीब आएगा? क्या थी दिव्यांका की गलती जिसकी मिली आन्या को सजा? क्या रुद्र आन्या के सपनों को देगा उड़ान? 24 फरवरी संडे का दिन। सुबह के 9 बज रहे थे। इंदौर शहर के जागृति नगर की गली नंबर 14 में एक घर के बाहर सलेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय यहाँ दिखाई नहीं देता था क्योंकि आज संडे था, वरना आम दिनों में तो केवेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन केवेंद्र वर्मा जी ठहरे सरकारी मुलाजिम, तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी श्रीमती सारिका जी, जो हाथों में थाली लिए कुछ काम कर रही थी, वो अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहती है, अजी सुनते हो, अब हमारी अन्या भी बड़ी हो गई है। इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा, तो मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दें। देखिए, सुजाता जी ने भी दिव्यांका बिटिया का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब दे दे, रसोई घर की तरफ से कोई कहता है, देखो ना पापा, माँ तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता है, अरे अन्या बिटिया, तुम्हारी माँ सही तो कह रही है। और वर्मा जी, आप भी जरा अब अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े रईस खानदान में करने जा रहे हैं, और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। ये और कोई नहीं, सारिका जी की बड़ी बहन के पति शैलेश राठी हैं। उन्हें आते देख सारिका जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए उठी और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे जीजा जी, आप यहाँ आइए आइए बैठिए। और फिर अन्या की तरफ देखकर कहती हैं, जाओ अन्या बिटिया, जाकर अपनी मौसा जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ आप लोगों को ये मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यांका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 7 स्टार होटल में आना है। और बस यहाँ आते ही आप लोगों को ये बातें करते हुए सुना तो हमने सलाह दे दी, और कुछ नहीं।
अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अन्या अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, माफ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें हमारे पापा पर पूरा भरोसा है। वो हमारे लिए जो भी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम किसी रईस लड़के से नहीं बल्कि एक आदर्शवादी लड़के से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए राठी जी वहां से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए और उनके जाने के बाद अन्या ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा हमारे लिए कोई रईस नहीं बल्कि समझदार लड़का मिलेगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर शहर के 7 स्टार इंदौर मैरिट होटल में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट की। साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हो भी क्यों ना, भाई मुंबई शहर के आरआर ग्रुप के मालिक दिग्विजय राय चौहान के बड़े पोते रुद्र राय चौहान की शादी जो थी, वही चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राजसी खानदान उतावले बैठे थे, आज उनका रिश्ता इंदौर परिवार के छोटे से बिजनेसमैन शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत ही खुलने वाली थी। एक तरफ जहाँ चौहान परिवार बारात के निकलने की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जहाँ राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था, वहाँ बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। अन्या भी इधर से उधर भागते हुए उस शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल सी हल्की गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉल में मौजूद सुजाता के पास बैठी एक औरत अन्या की तरफ देखते हुए कहती है, ये बच्ची बड़ी प्यारी है, ये कौन है? सुजाता जी भी मुस्कुरा कर कहती है, हो ये मेरी छोटी बहन सारिका की बेटी है। ये सुनने को औरत कहती है, बड़ी ही सुशील बच्ची है और उसकी सब सुंदर राठी जी कहती है, अरे भाग्यवान, तुम महिला मंडली यहाँ बैठकर बातें ही करती रहोगी या जाकर देखोगी भी कि दिव्यांका बेटी तैयार भी हुई या नहीं? बारात बस आती ही होगी। ये सुनकर सुजाता जी खड़े होकर सीढ़ियों की तरफ जाने ही लगी। तभी अन्या, जिसने ये बात सुन ली थी, एकदम से उनके पास आकर कहती है, मौसी जी आप यहाँ बैठिए, हम देख कर आते हैं दीदी को। ये कहकर वो जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से देवी, जिन्होंने सफेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे थे और हाथ में छड़ी लिए जिसके हैंडल पर हीरे जड़े थे, सोफे पर बैठे सारा इंतजाम देख रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें उनकी रॉबिनी ठाकुर होने का बयां कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा था। तभी उन्होंने एक तरफ झुंड में हंसी ठिठोली करते 21-22 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, रेहान बेटा। रेहान रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला। वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारे भाई रुद्र तैयार हुए या नहीं, बारात के निकलने का समय होने ही वाला है। ये सुनते ही रेहान मुस्कुरा कर कहता है, जी दादाजी, मैं अभी देख कर आया। ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए भी हैं या नहीं, पता नहीं कहीं अपने लैपटॉप को लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान, लग जा काम पर। ये कहते हुए वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था
कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ कोई रूपदार आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। उसकी ये जोरदार आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ऊपर की तरफ घूम गई। लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी, क्योंकि आज सुनहरे रंग की दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा पहने, गले में हीरो का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान ने लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहा, हाँ, चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, हमें तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता न रखने वाले हमारे रुद्र भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए? रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने बेटे की नजर उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजे बाजों के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। अभी बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने में ही लगे हुए थे कि तभी अन्या घबराए हुए एक हाथ से अपना लहंगा पकड़ते हुए सीढ़ियों से भागते हुए आई और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बड़ा कर हैरानी से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना अन्या? अन्या हाफती हुई कहती है, मौसी जी, हम ठीक कह रहे हैं, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यांका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्यांका भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही सुजाता जी दिव्यांका के कमरे में पहुंची, वो उसके कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है दिव्यांका? देखो यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आई अन्या कहती है, नहीं मौसी जी, हम सच कह रहे हैं। आपके कहने पर जब हम यहाँ दिव्यांका दीदी को देखने आए तो हमने देखा कि वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजेंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वो अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता जी और अन्या की बातें सुनकर कहती है, अरे ऐसे कैसे दिव्यांका कहीं जाएगी, हम देखते हैं। ये कहते हुए वो कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहाँ दिव्यांका नहीं मिली तो वो कमरे की दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर बेड पर रखे दुल्हन के लिए जगह पर रखे एक कागज पर पड़ी, जिसे झट से उठाते हुए कहती है। ये कहते हुए उसने उस कागज के टुकड़े को उठाया और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। माँ और पापा, हमें माफ कर दीजिएगा, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। आपकी दिव्यांका? वहाँ ये शोर सुनकर बहुत सारे लोग उस कमरे में आ चुके थे। लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्यांका था, वो दिव्यांका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने उस अन्या की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता है दिव्यांका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहते हैं, वहाँ उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, कि तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटी, हमारी अन्या भैया ऐसा क्यों करेगी? उनकी बात सुनकर दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या, हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई, और मुझे तो लगता है उसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो? तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है,
बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। ये सुनते ही पास खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ से आते हुए दिग्विजय जी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, चौहान साहब, आप यहाँ? लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही दिग्विजय जी अंदर आते हुए कहते हैं, राठी जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने सब सुन लिया है और ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है कि ये शादी तो तय मुहूर्त पर ही होगी। फिर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों न बैठे। उनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। तभी उन्होंने वहां सारिका जी के साथ खड़ी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर हमारे पोते के साथ यही लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी। पर हाँ, ध्यान रहे, जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहां से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए तो जैसे उस कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया। लेकिन अन्या ये बात सुनकर घबरा गई थी। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा, देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं। आप तो जानते हैं ना, हम अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दिग्विजय जी का ये फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर क्यों करा रहे थे राठी जी अपनी बड़ी बेटी से पहले अपनी छोटी बेटी की शादी। क्या वजह थी कि इतने बड़े खानदान का पोता रुद्र राय, जिसे दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती थी, वो एक मामूली से खानदान की लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया। क्या वर्मा जी मान जाएंगे अपनी बेटी को इस अनचाहे बंधन में बांधने के लिए? आखिर चौहान साहब ने अन्या को ही क्यों चुना अपने पोते के लिए? क्या आज बदल जाएगी अन्या की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।